Hello guys, so welcome to your maths class and today we are going to solve remaining question of exercise 3.2. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैं एक बार उसका स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस लाइन का मतलब क्या है कि इफ़ कंसिस्टेंट देन ओनली ऑब्टेन द सॉल्यूशन, क्योंकि सीधी सी बात है यार, कंसिस्टेंट है मतलब क्या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बट अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो इनकंसिस्टेंट के केस के अंदर नो सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसा है इसका, और आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। ये इक्वेशन है पहली बात, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लाओ। A1/A2 मीन्स 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -5/-10 and that is also 1/2। ठीक है, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए यार। हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस अगर आपकी आ रही हैं दैट मीन सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो ये आपका ये हो गया A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, that means coincident line, that means infinite solution और कंसिस्टेंट है। कैसे निकालेंगे, तो जरा नज़र दौड़ाओ यार, ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी तो मुझे ये मिल रहा है, इसका मतलब दोनों सेम इक्वेशन है। तो सेम इक्वेशन यानी कि एक तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक अकेली इक्वेशन बच गई है आपके पास में। ठीक है, यानी आपकी इक्वेशन बन गई x + y = 5, ये एक इक्वेशन बन गई। तो 9th क्लास याद करो जरा कि आप सिंगल इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन निकालते थे, तो आपको पता है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आते हैं। और वो कैसे निकलते हैं, जितनी भी मर्जी ये वैल्यू ले लो, ऑल वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप कुछ भी ले लो, x0 लिया, y5 आ गया, y0 लिया, x5 आ गया, x1 लिया, y4 आ गया, y1 लिया, x4 आ गया। दीज ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो मर्जी सॉल्यूशन आएगा, तो सीधी सी बात है इस केस में हम क्या लिख देंगे, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। कहोगे सर ग्राफिकली कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, तो भाई इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन मतलब है कि ग्राफ प्लॉट करोगे इन पॉइंट से। जब भी मैं कह रहा हूँ 9th क्लास में घुस जाओ, जब ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका ग्राफ मान लो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, 0 पे 5, ठीक है 5 पे 0, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था। ग्राफ के हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन ही तो है, तो इसका ग्राफ बना लो और उसका एवरी पॉइंट इज सॉल्यूशन। क्लियर, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। x - y = 8 है, -8 = 0 लिख रहा हूँ। 3x - 3y = 16 है, मैं -16 = 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका कैसे निकालें देखो ज़रा। पहले तो हमें चेक करना है कैसा है सिस्टम, कैसा है इन इक्वेशन का। 1/3 -1/-3 एंड -8/-16। यहाँ इक्वल, यहाँ धोखा दे गया। कौन सा हो गया ये, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इसका सॉल्यूशन खा के निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो सीधी सी बात, इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है,
2/4, 1/-2 सेम आ रहा है क्या? नो, दिस इज हाफ एंड दिस इज -half, नॉट इक्वल टू. दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. यूनिक सॉल्यूशन. अब ग्राफ से निकालो. कैसे? इसका ग्राफ प्लॉट करो. कर सकते हैं. जो भी ग्राफ बनेगा, जैसा ही बनेगा, आई डोंट नो, ठीक है. इसका ग्राफ बनाओ, जैसा ही बनेगा. अरे कहीं तो मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना, ये ग्राफ प्लॉट करना था 9th क्लास में. वरना 9th क्लास वाले लेक्चर देख लेना एक बार, चैप्टर नंबर 3 और 4. जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन. खत्म. दिस इज यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस. Next is fourth part. 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0. ठीक है. 2/4 minus 2/-4 and minus 2/-5. ये धोखाधड़ी हो गई भाई. कैसे? यहाँ इक्वल और यहाँ धोखा दे गया. That means A1/A2 equal B1/B2 not equal to C1/C2. पैरेलल लाइंस. नो सॉल्यूशन. जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या खाक सॉल्यूशन निकालेंगे? राइट. चलो, अब बात आती है आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन. लैंग्वेज से हाउ टू फॉर्म इक्वेशन, और उसके बाद में कैसे सोल्व करना है उसको. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. क्या लाइन लिखी हुई है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. अब सुनो जरा एक बार. इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं. एक क्वेश्चन तो एक तरह से करेंगे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा. एक करेंगे तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन बन जाएगा. यानी कि तो सिंगल वेरिएबल में यूज करके कर सकते हैं और एक डबल वेरिएबल भी कर सकते हैं. ठीक है. दोनों तरह से आंसर निकल के आएगा. लेकिन हमारा इस चैप्टर में जबकि हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ हम 2 वेरिएबल यूज करने वाले हैं. ठीक है. नाउ तो मान लेते हैं कि लेंथ है x, ब्रेड्थ है y. 2 वेरिएबल यूज कर लिए. चलो, क्या लिखा हुआ है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. बनाओ जरा इससे इक्वेशन. लेंथ x इज इक्वल टू 4 मीटर मोर प्लस 4 देन विड्थ. विड्थ से 4 ज़्यादा है. विड्थ कितना है? y. ठीक है. तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी. इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं. तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है इसके अंदर? क्योंकि आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. तो दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर. फाइंड डायमेंशन ऑफ गार्डन निकालेंगे. हाफ द पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ये. तो हाफ मीन्स 1/2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड पेरीमीटर इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड दैट इज 36. 2 से 2 कट गया. एक तरह से लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 36 हो गया. लेंथ क्या है? x. ब्रेड्थ क्या है? y. इक्वल टू 36. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जो आप करते आ रहे हो 9th से. उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड. बताऊंगा बाद में डिटेल में, लेकिन अभी आप समझ सकते हो. जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को 1 + 2 तो कर सकते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब दोनों को ऐड किया तो क्या होगा? y से y कटा. 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है.
और y कितना हो गया, तो आपको पता है x प्लस वाई 36 है, उसमें अगर 20 रख देंगे उठा के तो ये 20 प्लस वाई नहीं हो जाएगा, और y इक्वल टू 36 माइनस 20 मीन 16। चेक कर लो, लेंथ ब्रेड से 4 मीटर ज़्यादा है, ओके। दोनों को ऐड करोगे तो हाफ पेरीमीटर होगा, क्योंकि पेरीमीटर में चाहे दोनों इसको यहाँ भी लेना होता है, इसको यहाँ भी लेना होता है, ओनली हाफ ले रहे हैं हम पेरीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक। ऐड करो 36 आ रहा है। आपको ग्राफिकली भी सोल्व करना है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ग्राफ बनाना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का बना लेना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 का ग्राफ बना लोगे, बन जाएगा आराम से। 9th क्लास कंसेप्ट पूरा। ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना वहाँ पे चेक करना, एक्स की वैल्यू 20 होगी, वाई की वैल्यू 16 होगी, तो ये आपका आंसर निकल गया। राइट इट डाउन। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, किस वे में आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं कि आप कितना समझे हो पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन को, वो आपको बताना है। तो 6th क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ओनली वन इक्वेशन, एंड दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको एक और इक्वेशन लिखनी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही लिखना है, जिससे कि वो दोनों इक्वेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। सेकंड, वो इक्वेशन लिखनी, सेकंड इस तरह से लिखनी है, अब अलग अलग नहीं है, जिससे कि ये लाइन और दूसरी आप जो लिखोगे वो पैरेलल लाइंस बन जाए। और थर्ड, इस वे में लिखना है जिससे कि दोनों मिलके कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए। ठीक है, चलो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है, तो सीधी सी बात है यार, एक इक्वेशन गिवन है, मुझे इस वे में लिखना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए। समझ गए कैसे? तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, देखना है इसको। चलो इसी के नीचे लिख देते हैं। मैंने लिखा 3x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 5 आर द इक्वल? नो, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कोई मतलब नहीं है। हुआ 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कहोगे सर ऐसे तो बहुत इक्वेशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आप लिखो 2x की जगह 4x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख दो। तो 2 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2, बट 3 अपॉन 9 इज नॉट 1 अपॉन 2। अब भी डिफरेंट है, 1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये भी एक इक्वेशन हो गई। तो आप कुछ भी मर्जी से जो इक्वेशन लिखना है लिखो, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसी वे में आपको लिखना है पैरेलल लाइन बन जाए। तो पैरेलल में आपको पता है कि यहाँ तक तो ठीक होना चाहिए, धोखा मिलेगा यहाँ जाके। कैसे मिलेगा? तो मैं 2 का मल्टीपल कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, और यहाँ धोखा देना है ना, लो दे दिया धोखा। कैसे? 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, सेम जा रहा है। माइनस 8 अपॉन माइनस 8 1, ये तो 1 अपॉन 2 था, ये 1 अपॉन 2 था, ये 1 हो गया, धोखा मिल गया आगे जाके। मतलब क्या है ये? पैरेलल लाइंस। और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, और माइनस का रख दो इसको 40। लो 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3, 8 अपॉन 40 1 अपॉन 5, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब क्या बन गई आपकी ये पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? सेम ही तो होती हैं, तो जो करो पूरी इक्वेशन के साथ कर दो। तो मैंने लिखा 4x, 2 3 जा 6y माइनस 2 से 8 जा 16। देख लो भाई, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, 8 अपॉन 16 1 अपॉन 2, माइनस का, ये भी माइनस का है। और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y माइनस 3 8 जा 24, 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3, 8 अपॉन 24 1 अपॉन 3। तो क्या हो गई ये? कोइंसिडेंट लाइंस। हुआ हुआ कंसेप्ट चेक पूरा, ठीक है। तो इस वे में आप मन मर्जी वाली कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, बस ध्यान रखना है आपको। इंटरसेक्टिंग में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पैरेलल में स्टार्टिंग में साथ साथ चलना, बाद में धोखा दे दिया इसको। इसमें
सारे कोफिशिएंट का सेम रेशियो रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, अच्छा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस। ये जो 2 लाइंस बनेगी और x एक्सिस को मिला के क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बन रहा है। उस ट्राइंगल की वर्टिसेस की आपसे क्या पूछा है उसने, कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना रहा हूँ। x0 लो तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 1। y को 0 लो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस प्लस 1 उधर जाके माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है कि जब x 0 है तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, वाई इक्वल टू 1, वाई 0 रखा था x इक्वल टू माइनस 1 और एक पॉइंट x इक्वल टू 2 रख देते हैं। क्यों रखा है मैं समझाऊंगा बाद में कि डायरेक्ट 2 ही क्यों रखा है, ठीक है। x2 रखा तो 2 प्लस 1 3 और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और वाई इक्वल टू 3। तो क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले एक बार इसके पॉइंट्स भी ले लो ताकि हम इसके पॉइंट लेना इजी हो जाएगा। इसकी बात करें x इक्वल टू 0 रखा, 2y इक्वल टू प्लस 12 और y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 रखा तो 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 रखो, 2 3 जा 6, 6 माइनस 12 माइनस 6, उधर गया प्लस का 6, 2 से डिवाइड बाय 3। कॉमन पॉइंट आ रहा है। ये कॉमन पॉइंट क्या है, ये कॉमन पॉइंट वही है जहाँ पे दोनों मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, देखो ज़रा, 1/3 एंड माइनस 1/2 नॉट इक्वल, राइट। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही जगह मिलती है तो वो पॉइंट फाइंड कर लेना चाहिए जहाँ मिल रही है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके फाइंड कर लिया इसको कि 2,3 पे मिल रही, नहीं पे आपको पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे लिखो। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास में रफ ग्राफ है, आपके पास में एग्जैक्ट ग्राफ होगा तो आप इस पॉइंट को नहीं भी लो और आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट लिए हैं तो इन 2 पॉइंट से ग्राफ बना देना। जहाँ मिलेगा वो ऑटोमेटिकली 2,3 आने वाला है। क्यों, क्योंकि आ रहा है सॉल्व करने पर भी एक यूनिक सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन है इसका 2,3, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। किस किस की रिक्वायरमेंट देख लो भाई, मुझे x में 2 तक जाना है, x में 4 तक जाना है मैक्सिमम, और नेगेटिव में -1, तो -1 0 1 2 3 4, y पे 6 तक जाना है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6। इसको बनाते हैं x0 y1, ठीक है, x -1 y0, ठीक है। चलो आपने अगर बनाया इसे 2 पॉइंट लेके तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत लो इसको 2,3 को। इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। लाइन के ऊपर लिख जरूर देना किसकी इक्वेशन है। तो ये x - y + 1 = 0 का ग्राफ बनाया दिया आपने। 1 क्वेश्चन डन। इस पे आ जाओ, x0 y6, x4 y0, दोनों को मिला दो और आप खुद चेक कर लेना, ये थोड़ा सा मेरा रफ है, इस वजह से ये आपका पॉइंट ऑटोमेटिकली 2,3 आ रहा होगा अगर आपने इसको फेयर कर बनाया है तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका
सॉल्यूशन ही तो है, जो अब तक आपसे पूछ रहा था कि सॉल्व ग्राफिकली, यही तो कर रहे थे कि जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि जो लाइंस हैं और एक्स एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल बना रही होंगी, बिल्कुल बन रहे हैं, ये लाइंस और ये एक्स एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल बना रही है, बिल्कुल बना रही है। ट्राइंगल ABC नाम दे दो इसका, लाइंस का और एक्स एक्सिस का। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सुन लो। सिर्फ लाइंस और एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, फिर वाई एक्सिस को भी देखेंगे। क्या क्वेश्चन बनता है, इसने पूछ लिया वर्टिसेस बताओ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, या इसके ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ। तो आप बोलोगे ए तो है 2,3, ये कितना है, बोले सर ये तो -1,0 है, और ये कितना है, बोले 4,0 है। एक चीज़ तो ये क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर से, कि इस ट्राइंगल का एरिया बताओ जो कि लाइंस और एक्स एक्सिस को मिलके बन रहा है, इस ट्राइंगल का बताओ एरिया। कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, लिखना इसको ज़रूर। एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्राइंगल का, ये पूरा बेस है ABC, और उन BC की लेंथ कितनी है, तो भाई -1 से 4 तक जाओगे, कितना स्टेप चले, 1 2 3 4 5, तो ये बेस हो गया आपका 5। और बोले हाइट कितनी है, बोले ये हाइट कितनी है, यहाँ पे चेक कर लो, 3 तक आ रहा है ये हाइट, मतलब जो वाई पे आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3। तो 5 3 जा 15/2 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये तो हो गया एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एक बार नोट कर लो। तो जो क्वेश्चन पूछा था हमसे वो तो हम आंसर दे चुके हैं कि वर्टिसेस है 2,3 -1,0 4,0। मैंने 2 डिफरेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने कि अगर आपसे एरिया पूछा होता है इस ट्राइंगल ABC का तो ऐसे फाइंड करते हो, और आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, मत सोचना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में ही आएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ वर्टिसेस बताओ उस ट्राइंगल का जो कि लाइंस और वाई एक्सिस से मिलके बना है। तो ये लाइंस आ रही है और ये वाई एक्सिस है, तो मान लेते हैं ट्राइंगल ABC हो गया, D और E। तो ट्राइंगल है आपका ADE, ये किससे मिलके बना है, लाइंस और वाई एक्सिस। इसके वर्टिसेस क्या है, बोले 2,3, और ये क्या है, बोला 0,6, और ये क्या है, बोला 0,1। ये वर्टिसेस हो गए। और अगर इसका एरिया पूछे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नोट जरूर करना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, इस ट्राइंगल में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये हाइट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है ये। ठीक है, तो बेस, ये रहा बेस, 1 से लेके 6 तक बेस कितना हुआ, 5। 1 से 6 कैसे पहुँचोगे, 1 2 3 4 5 स्टेप, तो हाफ इंटू 5। और हाइट कितनी है, ये रही, कितनी है, 2 तक ही तो आ रही है, ये इस ट्राइंगल की हाइट है। ठीक है, 2 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देख लो आप एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निकाल दिए, कैसे किस तरीके से बन सकता है। वाई एक्सिस वाला गेम भी हो सकता है, एक्स एक्सिस वाला भी हो सकता है, वर्टिसेस भी पूछ सकता है, और साथ में क्या पूछ सकता है ये आपसे कि इसके एरिया बताओ ट्राइंगल का, राइट। चलो, हाँ जी, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आई होप कि इस बार ये चीज़ पूरी हो जाए। क्या है, पहली बात, अब आपके वीडियो जाएंगे आपके पास ऑल्टरनेट डेज पे। सेकंड थिंग, वीडियो का लेंथ इतना होगा कि वो आपके लगभग 2 क्लास के बराबर होगा। ठीक है, 2 क्लास के बराबर वीडियो मैं एक साथ ही दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को सर्च करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और इसको आप चाहो तो 1 दिन में कंप्लीट कर लो, चाहो 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली सोल्व करना आपको आ गया कि ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो सॉल्यूशन यूनिक है, तो कोइंसिडेंट है तो सारे सॉल्यूशन जितने भी पॉइंट है, और पैरेलल लाइन तो नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड खत्म।
अब बात करते हैं एल्जेब्रिकली मेथड। तो एल्जेब्रिकल मेथड में क्या होता है, एक सबसे पहले आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है इसके अंदर, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 7। तो आपके पास इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको आपको सोल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत आराम समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट प्लेयर जानते हो, फुटबॉल में सुना होगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर। और आजकल तो कोरोना की वजह से क्रिकेट में भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर वाला ऑप्शन आ गया है कि अगर किसी बाई चांस किसी प्लेयर को हो जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। कोरोना सब्स्टिट्यूशन नाम हो गया उसका, ठीक है। पर्टिकुलर क्या टेक्निकल टर्म यूज़ किया है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप वैसे समझ सकते हो कोरोना सब्स्टिट्यूशन है, किसी को हो गया तो उसकी जगह दूसरा चला जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक की जगह दूसरे को डाल देना, ठीक है भाई। तो बोले यहाँ क्या करेंगे सर, तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात, आपका 2 वेरिएबल है तो किसी भी एक की जगह पे दूसरे को डाल दो। तो आप याद करो अपन ने जो टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन किए कहीं पे भी किए तो अपन वही तो कर रहे थे यार, कि वहाँ से डी की वैल्यू उठा लो और उसको उठा के उसके अंदर रख दो, एच की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो करते आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि मेथड हम जानते नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। हम एलिमिनेशन भी जानते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन भी जानते हैं। एक नया आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी मैं बताऊँगा, भले आपके कोर्स में हो ना हो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो, एक की जगह दूसरे को उठा के डालना है। कैसे डालना है, बस उसको उसके टर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे याद करो, टिग्नोमेट्री वाला चैप्टर याद कर लो, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जो किया है कि डी वाली टर्म आ रही है, डी को एच की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उसको उठा के डाल दिया, एच की इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गई और आपने एच की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ऐसे ही करते आ रहे थे, एक्स को उठा के रिप्लेस कर रहे हैं, डी की जगह डाल रहे हैं, ऐसे करके करते आ रहे थे। तो एम क्या है, एम ये है कि हार्ड प्रॉब्लम को सिंपल बनाना है। आप कहो सर प्रॉब्लम हार्ड क्या है, 2 इक्वेशन है आपके पास में, 2 वेरिएबल है, क्यों ना मैं इसको ऐसा गेम खेलूँ जिससे कि सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल बच जाए। और सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल इतना सिंपल है, क्यों, क्योंकि 7th क्लास में आपका स्टार्ट हो जाता है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम जानते हैं 2x + 5 = 0 को कैसे सॉल्व करते हैं, बचपन से जानते वाली चीज़ें, ठीक है। तो हमारा एम यही है इस मेथड में कि एक प्लेयर की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और जिससे कि सिंगल इक्वेशन बन जाए और सिंगल वेरिएबल बन जाए, जिसको हम बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, तो इक्वेशन 1 से भी आप x की वैल्यू y की टर्म में लिख सकते हो और उसको उठा के यहाँ रख सकते हो। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू x की टर्म में रख सकते हो, उसको उठा के यहाँ रख सकते हो। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू y की टर्म में निकाल के यहाँ रख सकते हो। सेकंड इक्वेशन y की वैल्यू x की टर्म में निकाल के यहाँ रख सकते हो। जो मर्जी कर लो, आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो समझो, जो ईजी लग रहा है वो कर लो। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से x = निकाला 3 और प्लस का 2y उधर जाके माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। 1 को नहीं छेड़ रहा हूँ, ये x + 2y = 3 था, मेरे को अच्छा लगा कि x = 3 और -2y सीधा सीधा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो ये 2x = होता और x = क्या हो जाता, 2 से डिवाइड। सॉल्व करना तो आता है, ठीक है ना। अब क्या करें, इस x की वैल्यू हमने सेकंड से निकाली है ना, तो सेकंड में मत रख देना दोबारा से, वापस यही मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। हम सेकंड से निकाला है तो 1 में रखो, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 to 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये रखेंगे, यही खेलते आ रहे हैं हम पहले से। तो ये है 7 और x की जगह हो गया 3 - 2y और माइनस का 15y ऑलरेडी है और इक्वल टू में 2। 7 3 जा 21 -7 2 जा 14 और -15y = 2। -14 - 15 इज -29y = 2 और प्लस का 21 उधर जाके माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन -29y = -19 एंड y = -19/-29। तो आपकी y की वैल्यू होगी 19/29। बोले सर x कैसे निकालें, तो x तो आपके पास पता है, रख दो इसमें उठा के,
तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 y, y इज़ 19/29, 3 माइनस 29, इसको करो 19 टू जा 38/29, एलसीएम लोगे तो 29 इज़ द एलसीएम, 29 3 जा 87 माइनस 38, ठीक है। अगर 37 ही होता तो 50 आ जाता, 39 है तो 49 आ जाएगा। चेक कर लो, 9 8 17 1 5 3 8, x की वैल्यू आ रही 49/29, वो चेक कीजिए इसको, ठीक है। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, थोड़ा लंबा पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड इज बेस्ट, ठीक है, कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, वो सीखेंगे, बट कभी काफ़ी काम आता है। प्रैक्टिकली देखें तो हमने काफ़ी यूज़ किया है इसका, अब तक जो यूज़ करते आ रहे चैप्टर में वो यही यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन कभी कभी नंबर अगर बड़े बड़े हों थोड़ा सा लेंदी हो जाता है करने के अंदर, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि आपने सेकंड इक्वेशन से x निकाला y की टर्म में, उसको उठा के रख दिया, तो आप देखो, खुद देखो, आपकी इक्वेशन बनी ये सोल्व करते करते। तो क्या ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन नहीं बन गई आपकी, ओनली y में कन्वर्ट हो गया पूरा, और उसको उठा के वापस इसमें रख दिया, x की वैल्यू निकल गई। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब फिर आपसे वही पूछ रहा है, सोल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो आप कर लोगे, ठीक है। इसको तो मैं एग्जांपल नंबर 9 करा रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो तो निकल जाएगा आपसे आराम से, इसी मेथड का यूज़ करना। अच्छा, इसमें मैं क्या बोल रहा था, आप y की वैल्यू x की टर्म में निकाल के भी रख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो किसी एक कैसे भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है वो। एग्जाम्पल नंबर 9, let us consider example 2 in section 3.3, the cost of 2 pencil and 3 eraser is ₹9। तो मान लेते हैं कि पेंसिल की कॉस्ट है x और इरेजर की कॉस्ट है y। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर इज 9, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर इज 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। लगाओ दिमाग जरा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत बोलते हैं ना, आंखें खोलने वाला क्वेश्चन है कि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही वाली इस क्वेश्चन में। क्या, देखो ज़रा। और ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपने बाय चांस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है और डायरेक्ट एग्जाम में चले गए तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप देख के खुद कहोगे, हैं ये क्या हो गया, मतलब बिल्कुल करेक्ट करोगे ना, तब भी लास्ट में आके यही एक्सप्रेशन निकल के आएगा, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। कैसे, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, करते हैं एक बार। तो इसको मैंने लिया 4x इक्वल टू 18 माइनस 6y, ठीक है, और x इक्वल टू 18 माइनस 6y और अपॉन में 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही कर रहे हैं। मैं x की वैल्यू को y की टर्म में लिख रहा हूँ, तो 18 माइनस 6y वो और x इक्वल टू ये, और इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो फ्रॉम 1 दिस इज 2 मल्टीप्लाई x, और x क्या है 18 माइनस 6y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया 18 माइनस 6y, 2 एलसीएम लोगे तो 2 3 जा 6y, 2 9 जा 18, ठीक है। 6y से 6y कट गया, 18 इक्वल टू 18। ये क्या हुआ, किसी वेरिएबल की वैल्यू तो आई नहीं, किसी वेरिएबल की वैल्यू तो निकली नहीं y की वैल्यू, हमने तो y में कन्वर्ट किया था। ये तो 18 इक्वल टू 18 आ गया,
ये क्या मजाक है, हम जानते हैं 18 इक्वल टू 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे आके आपका दिमाग थोड़ा सा हिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कि ये क्या हुआ, तो आप कहोगे तो होता है, सब जानते हैं, ट्रू है ये तो ध्यान करना, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है क्वेश्चन सोल्व करते करते कि एक स्टेटमेंट आपके सामने निकल के आता है दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। जैसे 18 इक्वल टू 18 आया, हो सकता है 5 इक्वल टू 5 आ जाता, हो सकता है 0 इक्वल टू 0 आ जाता, हो सकता है -2 इक्वल टू -2 आ जाता। तो ऐसा एक स्टेटमेंट निकल के आएगा आपके सामने दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। बोले सर ठीक है, वो तो बात मान ली आपकी, ऑलवेज ट्रू है, लेकिन इसका हम क्या करें, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से। क्या प्रॉब्लम है, हमने देखा ही नहीं, क्या नहीं देखा, अरे सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, जरा चेक तो कर लो। a1/a2 b1/b2 c1/c2 2/4 3/6 और -9/-18 1/2 1/2 1/2 क्या हुआ, ये कोइंसिडेंट लाइन है, दिख भी रहा है वो आपको, मतलब लिख के दिखा रहा था आपको टाइम पास के लिए, ठीक है। दिख भी रहा है भाई 1/2 1/2 1/2 है, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, ये कोइंसिडेंट, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसके। तो बात मुझे बताओ, जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट आने वाले हैं तो क्या आपके सामने एक वैल्यू आ सकती है कि एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये है? पॉसिबल ही नहीं, एक वैल्यू निकल के आएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में एक वैल्यू निकल ही नहीं सकती, ठीक है। इसके तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ग्राफिकली हम करके देख चुके हैं। और चाहो तो इस इक्वेशन को सोल्व करो, कैसे, एक्स की वैल्यू लिखते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, एक्स की वैल्यू लिखते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या करें, पहली बात तो ध्यान आपको ये रखनी है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि सॉल्व इट, तो सीधी सी बात है, याद करो चैप्टर 4 जो मैंने हालांकि कर यहाँ पे अभी कवर अप नहीं हुआ है, कर देंगे। चैप्टर 4 वैसे अगर बताते हैं, चैप्टर 4 में आप लोगों ने सीखा होगा क्या कि कभी भी अगर आपसे पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको b² - 4ac फाइंड करना होता है। रीज़न ये है कि अगर आपने b² - 4ac फाइंड नहीं किया और आपने सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, x = -b + -√b² - 4ac / 2a, या फिर आप दूसरा कोई मेथड लगा रहे हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे हो, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहे हो, ठीक है, और लास्ट में आपको पता लगा अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, तो सारी मेहनत ख़राब हो गई। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पे b² - 4ac को चेक करते हैं। अगर वो रियल रूट आ रहा है, यानी b² - 4ac > 0 है, तब ही हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अदरवाइज हम सीधे बता से क्या लिख देते हैं कि एज b² - 4ac = 0 सो नो रियल रूट, स्टॉप, हम सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं करते उसका। सिमिलर केस यहाँ बन रहा है, क्या आप फाइंड करोगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर पैरेलल लाइन का केस बन रहा है तो डायरेक्ट लिखोगे नो सॉल्यूशन, ख़त्म, कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। अगर कोइंसिडेंट लाइन का केस भी आ जाएगा तब भी क्या लिखोगे कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयर इज़ नो यूनिक सॉल्यूशन, स्टॉप। यानी कि इनफाइनाइट केस में भी हम सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, ठीक है। ग्राफिकली पूछा है, अगर बोला ही है कि भाई चेक इफ़ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे उस क्वेश्चन में भी एक एग्जांपल बताया था, मैंने क्या लिखा था, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और चाहो 2-3 सॉल्यूशन लिख के दिखा सकते हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन जहाँ यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा ना, वहीं सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो हम फाइंड नहीं करते हैं, ओनली यूनिक सॉल्यूशन केस में करेंगे। लेकिन इस बात का क्या मतलब है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो इस बात का मतलब क्या है उसको लिखो, और ये क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस आपने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर और आपका ये ऐसा केस निकल के आता है दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, तो क्या लिखोगे इस लाइन के बाद में, दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू irrespective of value of x and y। मतलब x और y की वैल्यू कुछ भी रख दो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 18 इक्वल टू 18 में कहीं x दिख रहा है, कहीं y दिख रहा है, मतलब ये किसी x और y पर डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा। मतलब दिस कंडीशन ऑल विद रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x एंड y, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिस केस अराइजेज when there are infinite solution. So there is no unique solution and there are infinitely many solution. मतलब कि इरेजर और पेंसिल की ऐसी बहुत सी कॉस्ट होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी अलग अलग वैल्यू लेके, ठीक है। तो ऐसी कभी कंडीशन अगर आपके सामने निकल के आ जाए 18 इक्वल टू 18, 5 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 1, -2 इक्वल टू -2, यानी ऐसी कोई कंडीशन निकले जो हमेशा ट्रू है, ठीक है, तो किसका केस बन जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस बनता है। हम लिख देंगे उस चीज़ को कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्या बोला मैंने? सुनना ध्यान से इस लाइन को। देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कोई ऐसी यूनिक वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की जिसको सेटिस्फाई करेगी। देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज़, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो इसको सेटिस्फाई करने वाली है। समझ गए इस बात को? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से मार्क करके रखना एग्जाम्पल के अंदर इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जहां आपकी आंखें दोबारा खोलते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 10। इक्वेशन आपके पास में, इसमें भी यूज़ किया हुआ है सेक्शन 3.2 एग्जाम्पल 3 लो, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, हम तो नया क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। ठीक है, सोल्व करो इसको। तो आपने सोल्व किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज़ कर रहे हो, x इक्वल टू 4 उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, y इधर जाएगा तो माइनस के, तो x इक्वल टू 4 - 2y, उसको उठा के इसमें रख दो, ठीक है। तो 2 और x की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 4 - 2y प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 -2 2 जा 4y प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। 8 - 12 इज -4 इक्वल टू 0। ये क्या मजाक हो गया? ये कंडीशन तो ट्रू होती नहीं है मैथ्स में, नहीं होती ना। सो दिस इज फॉल्स कंडीशन। लगाओ दिमाग जरा, क्यों कंडीशन फॉल्स निकल के आई है और इसका क्या मीनिंग है? सोचो जरा, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो फटाफट। दिस इज फॉल्स कंडीशन। ऐसा क्यों हुआ? तो प्रॉब्लम हो रही स्टार्टिंग से, जरा चेक करना। 1/2, 2/4 मीन्स 1/2 एंड -4/- माइनस से माइनस कटा, 4/12 मीन्स 1/3 इक्वल एंड नॉट इक्वल टू। धोखा मिला, इसका मतलब पैरेलल लाइन से ही है, मतलब नो सॉल्यूशन। यानी कि नो सॉल्यूशन वाला कभी केस निकल के आएगा ना, तो वहाँ पे हमेशा एक फॉल्स कंडीशन निकल के आएगी आपके सामने। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें सबसे पहले इस कंडीशन को ही चेक करना होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इसको ही चेक करेंगे और इस बात को आप इस बात से समझ सकते हो कि आपके एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए भी मिल जाएंगे। चलो यहाँ तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है कि चेक, ठीक है, और अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करो। बात समझ में आ रही है कि अगर ऑलवेज ट्रू वाली कोई कंडीशन आए मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ऑलवेज फॉल्स वाली कोई कंडीशन आए इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसलिए सबसे बेस्ट है सबसे पहले A1/A2 B1/B2 C1/C2 चेक कर लेना, यूनिक सॉल्यूशन है तो ही प्रोसीड करेंगे। नो सॉल्यूशन में साफ साफ लिख देंगे, इनफाइनाइट में लिख देंगे देयर इज नो यूनिक वैल्यू, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर द एक्स एंड वाई, और यूनिक है तो फाइंड कर देंगे। तो आज मैंने आपको तीनों के अकॉर्डिंग बता दिए क्वेश्चन, और ध्यान रखने वाले को मज़ेदार चीज़ें निकल के आ रही हैं। 18 इक्वल टू 18 -4 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 1 डे के गैप पे आएगा, तो मिस नहीं करना है। एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे, राइट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।